हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ विच इज़ अनदर फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन न्यू दिल्ली। दिस इज़ एन 18th century structure. Welcome to the Safdarjung Tomb. यहाँ पर भी ट्राईपॉड अलाउड नहीं था। आई थिंक अब मुझे समझ आ गया दैट अगर ट्राईपॉड लाना कहीं पे तो इट इज़ मोर लाइकली इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द होल गेयर, होल इक्विपमेंट। तो फ़ोन के साथ भी ट्राईपॉड ये लोग अलाउ नहीं करते, चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। आई थिंक जितनी सारी साइट्स हैं जो एएसआई से प्रोटेक्टेड हैं दिल्ली के अंदर, आई थिंक वहाँ पे ट्राईपॉड इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। सो ध्यान रखूँगा इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम। दिस प्लेस इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू दी सफदरजंग एयरपोर्ट और यहाँ से सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग। वहाँ से आप आराम से वॉक करके आ सकते हो यहाँ पे। ये जो मकबरा है ये 1754 में बना था, जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था। वैसे इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दी अदर मुग़ल मॉन्यूमेंट्स। जैसे आप ताजमहल से कंपेयर कर सकते हो इसको, सेम ही है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। डिटेल में जाओ तो सेम नहीं है। जैसे बीच में बड़ा गुंबद है, द बिग डोम, फिर सेंट्रल स्ट्रक्चर है, फिर ये नीचे एक पवेलियन सा बना हुआ है और 4 मीनार है हर साइड पे। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये जो मीनार है ये सेंट्रल स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, जबकि ताजमहल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे अलग है मीनार्स भी एंड द सेंट्रल स्ट्रक्चर एज वेल। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ गार्डन है ऑन ईच डायरेक्शन। दैट्स वाई इसको चार बाग स्टाइल कहा जाता है। एंड हर डायरेक्शन से एक एंट्रेंस भी है। जैसे मैं गया मेन एंट्रेंस से था, लेकिन वापस आया हूँ साइड एंट्रेंस से। एंड एक और ख़ास बात है कि ये टूम एनक्लोज्ड है पूरा। ये चारों तरफ यहाँ पे वॉल बनी हुई है पूरी, ऑल अराउंड द टूम। एक और बात है जो इसको ताजमहल से अलग करती है, वो ये है दैट इसके अंदर जो ये मार्बल लगा है, ये देखो, ये जो मार्बल से जो ऑर्नामेंटेशन कर रखी है, यानी ये जो स्मॉल डेकोरेशंस कर रखी है इन्होंने, ये कोई हाई क्वालिटी का मार्बल नहीं है ये। और इन्होंने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ओवर पावरिंग डिज़ाइन था। सो बिकॉज ऑफ दैट ये कभी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया ये मॉन्यूमेंट ताजमहल या दूसरे मॉन्यूमेंट्स के कंपैरिजन में। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, मुग़ल के टाइम का एक कोई मॉन्यूमेंट, हाउ कैन दैट नॉट बी एज फेमस एज द अदर मॉन्यूमेंट्स। इसका क्या रीज़न है, इसमें इतना लैक लस्टर काम क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी जो रीज़न है उसको जानने के लिए आपको पहले यहाँ की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। एंड पहले मैं आपको बताऊँ तो सही कि सफदरजंग था कौन आखिरी, एंड क्यों उसके लिए इतना आलीशान मकबरा बनाया गया। सो या लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री नाउ। ओके, सो
1754 में ये बना। इसका मतलब है हम लेट मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो किंग्स होते थे वो सारे बहुत ही पैसिव स्टाइल से रूल करते थे। पैसिव किंग्स थे। उसका मतलब ये है दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रायोरिटाइजिंग देयर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर। उनको इन सब से मतलब नहीं था। वो तो बस अपना राजा बन के खुश थे। उनको ये था दैट पैसा होना चाहिए, अच्छा खाना पीना, ड्रिंकिंग, हंटिंग, बस वो तो इसी में ही टाइम वेस्ट करते थे अपना। सो नेचुरली लेट मुगल एम्परर्स के टाइम पे जो पावर थी और जो अहमियत थी मुगल एम्पायर की वो डिमिनिश होने लग गई। तो उस टाइम पे एक लेट मुगल एम्परर होता था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। और उसके अंदर बहुत सारे वाइसरॉयज होते थे उसके नीचे, उसके हिरार्की में, जो अलग अलग रीजन्स को संभालते थे। वाइसरॉयज मतलब कि आप जैसे चीफ मिनिस्टर मान लो आज के ज़माने के हिसाब से। तो जो किंग था वो तो पूरा रूल करता था और उसके अंडर अलग अलग रीजन्स को संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर्स होते थे, वाइसरॉयज होते थे। उनमें से एक वाइसरॉय था सबसे फेमस, उसका नाम था मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान, ऑल्सो नोन एज सफदरजंग। वो मोहम्मद शाह का सबसे रिच, सबसे पावरफुल, सबसे इन्फ्लुएंशियल वाइसरॉय था। तो जो सफदरजंग था वो अवध का वाइसरॉय था। अवध आज के ज़माने में हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जब मोहम्मद शाह की डेथ हुई तो सफदरजंग दिल्ली आ गया। और मोहम्मद शाह की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर बना वो था अहमद शाह। तो अहमद शाह ने क्या किया, जैसे ही वो किंग बना उसने सफदरजंग को प्रमोट कर दिया फ्रॉम वाइसरॉय टू वज़ीर। वज़ीर मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो वो अब इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि इस पोजीशन पे सारे पॉलिटिकल डिसीजंस, मिलिट्री डिसीजंस, एडमिन रिलेटेड डिसीजंस, ट्रेजरी रिलेटेड डिसीजंस, ये सब में उसका कंट्रीब्यूशन जाता था। उसकी हाँ या ना ज़रूरी थी अब। तो धीरे धीरे करके उसका कंट्रोल बढ़ने लगा आर्मी पे, एडमिन पे, मिनिस्टर्स पे, दूसरे वाइसरॉयज पे। एंड कुछ साल निकल गए ये सब होते हुए। तो एक टाइम ऐसा आया जब अहमद शाह को समझ आ गया कि अगर अब उसने एक्शन नहीं लिया तो सफदरजंग को टाइम ही लगेगा उसकी गद्दी छीनने में। उसको समझ आ गया था कि ये बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया है, इसकी इतनी सुनते हैं अब लोग, कि ऐसा ना हो कि बस मैं नाम का ही किंग रह जाऊँ। वैसे भी वो नाम का किंग था ही, लेकिन उसको यह था कि कहीं गद्दी भी ना चले जाए। जिसकी वजह से वो जी रहा है, इतनी मस्ती कर रहा है, ये ना हो कि गद्दी चली जाए। तो इसने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया। इसने क्या किया, जो मराठास थे उनको बोला कि तुम लोग आओ अपनी आर्मी लेके, फाइट हिम और इसको हरा के भगाओ यहाँ से दिल्ली से। अब आप देख लो क्या हालत थी मतलब मुगल एम्पायर की उस टाइम पे। मतलब अहमद शाह के पास कंट्रोल ही नहीं था अपनी आर्मी को, उसको लड़ना ही नहीं आता था उसको। वो दूसरों को कह रहा है, मराठास को, कि आप आके इसको भगाओ, ड्राइव हिम अवे फ्रॉम दिल्ली। तो फिर मराठास आए थे दिल्ली और मराठास ने लड़ाई की थी और फिर इसको हराया था। और फिर 1753 में मराठास ने हरा के इसको दिल्ली से भगा दिया सफदरजंग को। और उसके एक साल तक ही ज़िंदा रही है। 1754 में इसकी डेथ हो गई। तो उसी साल में फिर इसका जो बेटा था शुजाउद्दौला, उसने फिर मुग़ल एम्परर को अपील की कि उसके फादर यानी सफदरजंग के लिए एक मकबरा बना दो अच्छा सा। तो जब उसको हाँ मिल गई मुग़ल एम्परर्स की, तो फिर शुजाउद्दौला जो उसका बेटा था सफदरजंग का, उसने फिर ये पूरा मकबरा बनाया एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो मार्बल लगा है या ये जो काम किया है, ये इतनी क्वालिटी वाला काम क्यों नहीं है? वाई इज इन दिस लाइक ताजमहल? तो उसका रीज़न यही है कि उस टाइम पर मुग़ल एम्पायर खुद ही इतना वीक था। तो उसके नीचे जो वाइस रॉयज़ या मिनिस्टर्स या और इनके पास भी जो पैसे थे वो भी कोई उस लेवल के पैसे नहीं थे जो
बाबर, शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं, उन सब के पास थे। वो लोग तो वो लोग तो असली रूलर्स थे। मतलब उन लोगों को तो अपने एम्पायर की ज़्यादा पड़ी थी रादर देन अपने इंटरेस्ट की। ओके, सो दैट्स व्हाई, ये है इसका रीज़न। सो दिस साइड ऑफ द पार्क वाज rather pleasant. See, this is the left side of the park, एंड यहाँ पे एक आध बंदे के अलावा आपको ज़्यादा कोई नहीं दिखेगा। अब जब फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और फैक्ट सुन लो। इसका जो सर्दर्न रीजन है ना, वहाँ पे 1386 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। एक लड़ाई हुई थी बिटवीन तैमूर या तिमूर, जो मंगोलियन किंग था, रूथलेस, एग्रेसिव, क्रिमिनल, उसके और मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और उस टाइम पर मंगोल इन्वेजन चल रहा था दिल्ली में, इंडिया में एक्चुअली, और दिल्ली का कैप्चर भी हो गया था 1398 में, 1398 में। हार गए थे ये सल्तनत वाले, सारा लूट के ले गए थे ये मंगोलियन दिल्ली को। तो दिस इज अनदर हिस्टोरिकल फैक्ट फॉर यू। Alright guys, I hope this was a good enough video for you. I'll see you guys very soon with another interesting video, and वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर्ली पूरा मैं आपको ट्रेल दिखाऊँ, रास्ता दिखाऊँ, जैसे मैंने आपको सुल्तानपुर में दिखाया था, बिल्कुल वैसा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा, आई होप वो प्लानिंग सही जाए। ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। इट गिव्स मी सच अ कॉन्फिडेंस बूस्ट जब मुझे दिखता है कि लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।